है सहलग्नता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाएं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अति 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 से भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सहलग्नता सिंपल होती है कि अगर हम देखें तो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, बस इसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, वही चेंज इसमें बताया है ना। देखना इसकी डेफिनेशन क्या होती है सहलग्नता की। सहलग्नता दो या दो से अधिक जीन्स की वह प्रवृत्ति होती है जिसके कारण वे आनुवांशिक संचरण के समय साथ रहते हैं। अब देखो, आनुवांशिक संचरण में जो जीन्स साथ रहेंगे वही कैरेक्टर अगली पीढ़ी में शो होगा। जैसे अगर आपकी पहले की पीढ़ी में वो जीन्स साथ में थे और आपके अंदर भी वही जीन्स आए तो आपके अंदर ही मीन्स वही कैरेक्टर आएगा। लेकिन अगर जीन्स में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, मतलब एक जीन्स की पोजीशन दूसरे जीन्स से अलग हो गई। जैसे मैं एग्जांपल लूं, जैसे मैंने नंबर लिखे है ना, मैंने 1 से लेकर 6 तक क्या लिखे, नंबर लिखे हैं। अब हम इन्हें क्या मान लें, जीन्स मान लें कि ये जीन्स हैं, है ना। अब जीन्स मान लें तो मतलब जीन्स को अगर हम साथ में रखें तो 1 को 2 के साथ रख दिया, 3 को 4 के साथ रख दिया और 5 को 6 के साथ रख दिया, है ना। ये हमने कॉम्बिनेशन बना दिया कि कोई एक पीढ़ी है, उस पीढ़ी में ये क्रम लगातार चलता आ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो पीढ़ी बनी, दूसरी पीढ़ी बनी, उस दूसरी पीढ़ी में मतलब जो नई पीढ़ी बनी उसमें चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया कि जो 1 2 के साथ था वो 2 के साथ ना रहकर किसके साथ हो गया, 3 के साथ, है ना। और 2 1 के साथ ना रहकर किसके साथ हो गया, 4 के साथ। तो ये क्या हो गया, चेंज हुआ, है ना, परिवर्तन हुआ। मतलब अब क्या हुआ, अब जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, 1 3 के साथ रहेगा और 2 4 के साथ रहेगा, है ना। और अगर ये चेंज होगा तो मतलब कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी में कोई नया कैरेक्टर आएगा, है ना। कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी में क्या होगा, कोई नया कैरेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, हमने पोजीशन चेंज कर दी। सिंपल, अगर आप जैसे टाकिज गए हों या आपने बाहर से देखा हो, सभी लोग जा चुके होंगे, जहां तक नहीं गए होंगे तो उसमें क्या होता है, टॉकीज में के जो पर्दा होता है उस पर्दे से क्या होता है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ सीटें आती हैं, है ना, सबसे ऊपर तक होती हैं सीटें, है ना। तो आप अगर बैठने की पोजीशन वहां पर चेंज करोगे तो आपको देखने का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज होता जाएगा। आप अगर आगे बैठकर देखोगे, सबसे आगे बैठकर, तो क्या रहेगा, आपको ज्यादा ऊंची गर्दन उठाकर देखनी पड़ेगी, है ना। अगर आप बीच में बैठकर देखोगे तो आप एकदम सीधे बैठकर देख सकते हैं, है ना। और अगर आप पीछे, सबसे पीछे बैठोगे तो आपको पूरी पिक्चर सब कुछ क्लियरिटी के साथ दिखेगी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपने अपनी पोजीशन चेंज की तो कुछ कैरेक्टर में चेंज होता गया, मतलब देखने के एक्सपीरियंस में चेंज होता गया। तो ऐसे ही क्या रहेगा कि जैसे ही जीन्स की पोजीशन चेंज होगी, जीन्स जो पहले 1 नंबर दूसरे के साथ था, जब वो 1 नंबर तीसरे के साथ आएगा तो अगली पीढ़ी में क्या होगा, वो कैरेक्टर बदल जाएगा, है ना। वो कैरेक्टर क्या होगा, बदल जाएगा। उससे ही हम क्या कह रहे हैं, सहलग्नता। अब सहलग्नता में ये बताना है कि वही दोनों पुराने जीन्स साथ गए हैं कि कोई नए जीन्स बने हैं। समझ में आ गया, है ना। या तो 1 2 के साथ ही रहेगा तब भी सहलग्नता रहेगी, या 1 3 के साथ रहेगा तब भी सहलग्नता रहेगी, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। अब वो नाम चेंज क्या होगा वो इसमें देखेंगे।
ठीक है, देखिए इसमें दो प्रकार रहेंगे, एक रहेगी सहलग्नता, दो प्रकार की रहेगी, एक पूर्ण सहलग्नता और एक अपूर्ण सहलग्नता, है ना, एक पूर्ण और एक अपूर्ण। ठीक है, अब इनका मतलब क्या रहेगा पूर्ण सहलग्नता का और अपूर्ण सहलग्नता का। देखो पूर्ण सहलग्नता वो रहेगी, ध्यान से सुनना, पूर्ण सहलग्नता वो रहेगी कि जैसे आप अगर टॉकीज में पिक्चर देखने गए, सिनेमा घर में पिक्चर देखने गए, और अगर आपने एक पिक्चर सबसे पीछे बैठकर देखी और अगर आप दूसरी पिक्चर देखने गए वो भी आपने पीछे बैठकर ही देखी, तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, मतलब आपकी पोजीशन सेम रही, आपको जैसा एक्सपीरियंस मिलना था देखने का वैसा ही एक्सपीरियंस मिला ना। पूर्ण सहलग्नता भी सेम वही है कि इसमें क्या रहेगा कि जो जीन्स जैसे थे, जिसके साथ थे, वही जीन्स क्या रहेंगे अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगे, उन जीन्स में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे पूर्ण सहलग्नता, मतलब जो जैसा था वैसा ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होना, स्थानांतरित होना, उसे हम क्या कहेंगे पूर्ण सहलग्नता, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी पूर्ण सहलग्नता की, जब सहलग्न जीन्स में पुनर्योगज नहीं बनते। देखो पुनर्योगज क्या रहेगा आप समझ लो, जैसे मैंने नंबर लिखे थे 1 2 3 4, है ना। अब इसमें एक के साथ 2 था और 3 के साथ 4 था, है ना। ये क्या था सामान्य प्रकार था, क्या था सामान्य प्रकार था। ठीक है, अब अगर हमें पुनर्योगज बनाना हो, पुनर्योगज मतलब पुनर्योगज, पुनर् मतलब पुनः, योग मतलब जुड़ना, है ना, गज मतलब बनना, है ना, मतलब पुनः जुड़कर बनना। अब पुनः जुड़कर कब बनेंगे कि जब एक 3 के साथ जुड़ जाएगा और 2 4 के साथ जुड़ जाएगा, जब एक 3 के साथ जुड़ेगा और 2 4 के साथ जुड़ेगा तभी पुनर्योगज बनेंगे, मतलब तभी कोई नया कैरेक्टर बनेगा, तभी क्या होगा कोई नया कैरेक्टर बनेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें पुनर्योगज नहीं बनते, मतलब एक हमेशा 2 के साथ, मतलब जो जैसा था वैसा ही अगली पीढ़ी में जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे पूर्ण सहलग्नता, मतलब जो कैरेक्टर पहला था वही पूर्ण कैरेक्टर अगली पीढ़ी में गया, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं पूर्ण सहलग्नता। ठीक है, अर्थात सहलग्न जीन्स में जीन विनिमय नहीं होता है, उसे पूर्ण सहलग्नता कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहेंगे पूर्ण सहलग्नता, मतलब हमेशा जो पुराना कैरेक्टर था वही ट्रांसफर होगा, नया किसी भी प्रकार का कोई कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है ना। अब इसमें उदाहरण दिया है, यहां से देखिएगा सेकंड पैरा से, मॉर्गन से, है ना। मॉर्गन एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही सहलग्नता के बारे में बताया था, है ना। मॉर्गन ने नर ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला क्या होती है एक प्रकार की मक्खी होती है, मॉर्गन ने नर ड्रोसोफिला में कुछ लक्षणों के लिए पूर्ण सहलग्नता का अध्ययन किया। काय का अध्ययन किया? पूर्ण सहलग्नता का अध्ययन किया। उन्होंने अपने प्रयोगों में भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाली, है ना, भूरे रंग के लिए इन्होंने कैपिटल जीजी यूज किया और लंबे पंखों के लिए कैपिटल वीवी यूज किया। ध्यान से देखना, है ना, इन्होंने भूरे पंखों के लिए कैपिटल जीजी और लंबे पंखों के लिए वीवी यूज किया, है ना, वाली ड्रोसोफिला का संकरण
काले रंग व अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला से कराया। तो उन्हें A1 पीढ़ी में भूरे रंग व लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला की संतानें प्राप्त हुई। ठीक है ना। फिर आगे उन्होंने क्या देखा, ये तो क्या बनी, F1 पीढ़ी बनी, अभी उन्होंने क्या बनाना है, F2 पीढ़ी भी बनाना है ना। F2 पीढ़ी बनती है, हमें मालूम है, हम सभी में ही ये क्रॉस देखते आ रहे हैं। फिर आगे लिखा है इसमें, जब F1 नरशंकर का समयुग्मजी अप्रभावी मादा के साथ परीक्षण संकरण कराया तो उनसे उत्पन्न संतानों में पुनर्योगज प्राप्त नहीं होते हैं। देखो पुनर्योगज मैंने बता दिया, मतलब जो जीन्स जैसा था वही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, लिखा हुआ है, ये एक डायग्राम है ना। इसमें देखो कैपिटल जीजी और कैपिटल वीवी लिखा है, इधर स्मॉल जीजी और स्मॉल वीवी लिखा है। ठीक है, ये क्या रहेंगे, जनक रहेंगे। ठीक है, ये क्या रहेंगे, जनक रहेंगे। ठीक, अब इसमें ग्रे लॉन्ग का मतलब अगर आप समझेंगे तो ग्रे लॉन्ग का मतलब क्या हो जाएगा, भूरे रंग और लंबे भूरे व लंबे पंखों वाली, भूरे लंबे पंख तथा काले रंग की, नहीं, भूरे रंग व लंबे पंखों वाली है ना, ये रहेगी इसका मीनिंग, भूरे रंग और लंबे पंख वाली, है ना। और स्मॉल जीजी और वीवी का मतलब क्या रहेगा, काले रंग और अवशेषी पंखों वाली, है ना। आप हिंदी लिखी हुई है इधर, आप वहां से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या रहेगा, इसका मीनिंग रहेगा, इन दोनों को क्या किया इन्होंने, अलग अलग निकाल लिया, है ना। दोनों एक ही कैरेक्टर थे तो दोनों को क्या किया, अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, दोनों को अलग अलग निकाल लिया तो ये क्या होगा, सेम हमें जो F1 पीढ़ी में कैरेक्टर मिला वो क्या मिला, ग्रे लॉन्ग। ग्रे लॉन्ग मतलब भूरे रंग और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला अब भी हमें मिली। ये क्या बना, F1 हाइब्रिड, मतलब F1 शंकर या F1 पीढ़ी भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, गेमिट्स को हम क्या कहते हैं, युग्मक। ठीक, इसके बाद देखिए, जो ये कैरेक्टर था, इस तरफ ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूं इधर, ये कैरेक्टर था, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल वी, स्मॉल वी, है ना, ये कैरेक्टर था। ठीक, अब इसमें क्या किया उन्होंने कि जब इसको अलग किया तो अलग करेंगे तो जो ऊपर वाला कैरेक्टर था वही आ जाएगा। इधर देखो, ये कैपिटल जी वी अलग हो गया और स्मॉल जी वी अलग हो गया इससे, है ना। ये कैपिटल जी, ये कैपिटल वी अलग हो गया, स्मॉल जी और स्मॉल वी अलग अलग हो गए, मतलब दोनों कैरेक्टर क्या हुए, अलग अलग हो गए। मतलब इनमें किसी भी प्रकार का एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब कैपिटल जी जो है वो स्मॉल वी के साथ नहीं जोड़ा और ना स्मॉल जी कैपिटल वी के साथ जोड़ा, मतलब जो जीन पहले जैसा था वही रहा, इसमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ। समझ में आया, तभी हम इसे क्या कहेंगे, पूर्ण संलग्नता। ठीक है, और इसका क्रॉस इन्होंने किससे कराया, अप्रभावी जनक के साथ। अप्रभावी जनक कौन है, ब्लैक वेस्टिजियल स्मॉल जीवी, इन दोनों का क्रॉस किससे होगा, केवल इससे
तो क्या रहेगा, F2 जनरेशन में ये F1 गेमिट्स हैं, F1 गेमिट्स मतलब F1 युग्मक, ठीक, और ये क्या बन जाएगी, F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा, जब इससे क्रॉस रहेगा तो एक कैरेक्टर तो वही F1 पीढ़ी वाला बनेगा और एक क्या बन जाएगा, जो ब्लैक वेस्टिजियल था वो, तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1। आप इस क्रॉस को इधर भी समझो। देखो पहले क्या लिया इन्होंने, कैपिटल G और कैपिटल V, है ना, इधर स्मॉल g और स्मॉल v, ठीक। इसमें इन्होंने क्या किया, दोनों के एक एक कैरेक्टर उठाए, ठीक, ये, ठीक, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, तो क्या बना, कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल V और स्मॉल v, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि हम पूर्ण संलग्नता लिख रहे हैं, तो पूर्ण संलग्नता में क्या होगा कि कोई क्रॉस नहीं होगा। क्रॉस नहीं होगा मतलब कैपिटल G जो है वो स्मॉल v के साथ नहीं जुड़ेगा और स्मॉल g कैपिटल V के साथ नहीं जुड़ेगा, है ना। पूर्ण संलग्नता में क्या रहेगा, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो जो जैसा था मतलब कैसा था, कैपिटल G कैपिटल V के साथ था तो अलग हो गया, स्मॉल g स्मॉल v के साथ था तो अलग हो गया, है ना। और इनका क्रॉस किससे कराना है हमें, अप्रभावी जनक के साथ। तो अप्रभावी जनक कौन है, स्मॉल g और स्मॉल v, है ना। अप्रभावी जनक कौन है, स्मॉल g और स्मॉल v। जब इनका और इनका क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल V स्मॉल v। फिर इसका और इसका क्रॉस होगा तो क्या बन जाएगा, स्मॉल g स्मॉल v कैपिटल V स्मॉल v स्मॉल v, है ना। तो एक क्या रहेगा, एक तो वही रहेगा, कौन सा, ग्रे लॉन्ग जो बना था, है ना, भूरा और लंबे पंख, है ना। और एक क्या रहेगा, ब्लैक वेस्टिजियल काले और अवशेषी पंख, है ना। तो ये बन जाएंगे और इनके अनुपात क्या रहेगा, 1:1, ठीक है। तो पूर्ण संलग्नता में आपको इतना बताना पड़ेगा, रेशियो क्या बताना पड़ेगा कि काले भूरे और लंबे पंखों वाली एक बनेगी और काले और अवशेषी पंखों वाली भी एक बनेगी, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जो जनक लेके चले थे वही संतानें मिलेंगी। एक जनक हमने ग्रे लॉन्ग लिया था तो संतान भी एक ग्रे लॉन्ग बनी, एक जनक हमने ब्लैक वेस्टिजियल लिया तो संतान भी एक ब्लैक वेस्टिजियल बनी, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, है ना। जो जीन्स जैसे थे जिसके साथ थे उन्होंने कोई एक्सचेंज नहीं किया, वो वैसे के वैसे ही क्या हुए, अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गए, ठीक। अब हम क्या देखेंगे, अपूर्ण संलग्नता। ये हमने काय में देखी थी, नर ड्रोसोफिला में। अपूर्ण संलग्नता किस किस में होगी, मादा ड्रोसोफिला में, ठीक है। अब इसमें देखिए अपूर्ण संलग्नता में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा, है ना। जब संलग्न जीन्स में कुछ पुनर्योगज बन जाते हैं, मतलब कुछ चेंज हो जाता है, मतलब जीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, मतलब 1 3 के साथ और 2 4 के साथ हो जाता है, अर्थात कुछ विनिमय हो जाता है, तो उसे अपूर्ण संलग्नता कहते हैं, है ना। इसको आपको इतना ही लिखना है और उदाहरण में क्या लिखना है, मादा ड्रोसोफिला में अपूर्ण संलग्नता। बाकी डिटेल नहीं लिखना क्योंकि डिटेल हम लोग लिख चुके हैं, है ना। बाकी डिटेल हम लोग लिख चुके हैं तो इतनी डिटेल इसमें नहीं लिखेंगे, है ना। इसमें सिंपल हमने क्या बताया कि जिसमें पुनर्योगज बनेंगे और कुछ ना कुछ चेंज होगा, है ना। और ये किस में रहेगी, मादा ड्रोसोफिला में, है ना। अब क्या चेंज रहेगा ये ध्यान से देखना है इसमें, है ना, ये अच्छे से समझिएगा इसको। इसमें देखिए वही हमने सेम लिया, अब मैं यहां पर हिंदी नहीं लिखूंगा, है ना। यहां पर हमने क्या लिया, ग्रे लॉन्ग लिया और वही ब्लैक वेस्टिजियल लिया, ठीक है। ग्रे लॉन्ग के लिए कैपिटल G कैपिटल V और ब्लैक वेस्टिजियल के लिए स्मॉल g और स्मॉल v, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे हम, जनक, ठीक।
इनमें से दोनों कैरेक्टर सेम है तो एक एक कैरेक्टर निकाल लेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, युग्मक मतलब गैमीट्स। ठीक, इनके बीच में क्रॉस होगा तो सेम क्या बनेगा, ग्रे लॉन्ग। यहां तक तो हमें सबको मालूम है। ठीक है, यहां तक तो उसमें भी देखा था हमने कि यहां तक कोई चेंज नहीं था। अब चेंज कहां होगा, जो बनेगा अब चेंज होगा, है ना। क्या चेंज होगा, ध्यान से देखना। यहां पर क्या हुआ कि जो ग्रे लॉन्ग बना, है ना, ग्रे लॉन्ग बना मतलब कौन सा बना, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल वी और स्मॉल वी। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, पुनर्योगज भी बनेंगे। पुनर्योगज बनेंगे मतलब अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कैपिटल जी कैपिटल वी के साथ था और स्मॉल जी स्मॉल वी के साथ था। तो ये तो पहले भी बन रहा था। अब चेंज क्या होगा कि कैपिटल जी स्मॉल वी के साथ हो जाएगा और स्मॉल जी कैपिटल वी के साथ हो जाएगा। तभी क्या रहेंगे, मतलब जीन्स ने क्या कर ली, अब अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो इसमें कितने कैरेक्टर मिलेंगे हमें, 4 कैरेक्टर। ध्यान से देखो इधर, इसमें देखना, मैं रेड कलर के पेन से लगा रहा हूं। इसमें देखिएगा यहां पर कैपिटल जी और कैपिटल वी। ठीक है, फिर स्मॉल जी और स्मॉल वी, ये तो पहले भी बन रहे थे, है ना। इनके ऊपर क्या लिखा है, नॉन क्रॉस ओवर, मतलब इनमें किसी भी तरह का क्रॉस नहीं हुआ, है ना। मतलब इन्होंने किसी भी तरह की कोई पोजीशन अपनी चेंज नहीं की, है ना। अब थर्ड वाले ने क्या किया, कैपिटल जी किसके साथ हो गया, स्मॉल वी के साथ, और स्मॉल जी किसके साथ हो गया, कैपिटल वी के साथ। इसलिए ऊपर क्या लिख रहा है, क्रॉस ओवर, मतलब इनमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हो गया। इन्होंने अपनी पोजीशन क्या कर ली, चेंज कर ली। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या रहेगा, जो बनेगी हमारी F2 जनरेशन, मतलब F2 पीढ़ी जो बनेगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, है ना। क्या चेंज रहेगा, देखो पहले तो हमारा क्या था कि ग्रे लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल तो पहले जैसा ही बन जाएगा जो पूर्ण में बन रहा था, है ना। अभी हमारा क्या बन रहा था, देखो इधर ग्रे लॉन्ग और ब्लैक वेस्टिजियल, ये हमारे जनक जैसे ही बन रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है ना। इनकी हिंदी आप लिख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया है ना, नाम आपको समझना है। अब क्या रहेगा कि ग्रे के साथ किया जाएगा वेस्टिजियल, मतलब एक्सचेंज हो गया, और ब्लैक के साथ किया जाएगा लॉन्ग आ जाएगा, एक्सचेंज हो गए कैरेक्टर। पहले हम क्या लिखते थे, ग्रे लॉन्ग, अब क्या लिख रहे हैं, ग्रे वेस्टिजियल। और पहले क्या लिखते थे, ब्लैक वेस्टिजियल, अब क्या लिख रहे हैं, ब्लैक लॉन्ग। मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर, मतलब जीन्स के एक्सचेंज होने के कारण क्या हुआ, कैरेक्टर भी एक्सचेंज हो गए, है ना। जीन्स के परिवर्तन के कारण क्या हुआ, जो गुण थे अगली पीढ़ी में वो भी क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। इसलिए क्या हुआ, अनुपात कितना चेंज हो जाएगा, 41 41 9 9। ठीक है ना। और इसमें जो रिकॉम्बिनेंट लिखा हुआ है नीचे, इन्हें ही हम क्या कहेंगे, पुनर्योगज। इन्हें ही हम क्या कहेंगे, पुनर्योगज। आप इसे समझ लें एक बार, फिर मैं पूछ रहा हूं कोई डाउट हो तो। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता को समझाएं, है ना। ये क्वेश्चन ज्यादातर टिप्पणी में पूछते हैं। 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये, मैंने इनको अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि इनमें भी अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं ना। वर्णांधता कभी बहुत मतलब बाई चांस ही पूछते हैं वर्णांधता नाम से, जिस नाम से पूछते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। वर्णांधता क्या रहेगी कि वर्णांधता होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब ब्लाइंड से समझ में आ रहा होगा, अंधा, और कलर मतलब रंग, मतलब जिसे रंगों की समझ ना हो ना, जिसे रंगों की समझ ना हो। रंगों की समझ मीन्स के ज्यादातर जो वर्णांधता रहेगी वो लाल और हरे रंग की वर्णांधता होती है ना। लाल और हरे रंग की वर्णांधता होती है, मतलब जिस व्यक्ति को वर्णांधता होती है उसे लाल भी सफेद दिखता है और हरा भी सफेद दिखता है।
सिंपल सी अगर हम लैंग्वेज में लें उसे, तो मतलब वो लाल कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ना हरे रंग में डिफरेंशिएट कर पाएगा। वैसे क्या होता है, सभी रंगों की वर्णांतता होती है, मतलब हर एक रंग की वर्णांतता होती है, लेकिन लाल और हरे रंग की वर्णांतता सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये होता क्यों है, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, अगर आपने पढ़ा होगा 11th में, तो दो कोशिकाएं होती हैं उसमें, शंकु और शलाका। ठीक है, शंकु और शलाका, शंकु होती है कोन और शलाका होती है रॉड्स। ठीक, जो शंकु होती हैं वो क्या करती हैं, हमें दिन के समय कलर दिखाने का काम करती हैं। ठीक है, और शलाका होती है वो जो हमें रात के समय दिखाने का काम करती है, मतलब उनमें कलर का कोई वो नहीं रहेगा कि कलर दिखे। शलाका में केवल क्या रहेगा कि जैसे अंधेरे में कुछ आपको दिखाई दे ना, जैसे भूत से सब लोग डरते हैं ना, तो अगर वो आपको कुछ दिखाई दे अंधेरे में, तो वो कौन दिखा रहा है, शलाका ना, वहां कलर का कोई कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और रात के समय सबसे ज्यादा पक्षी कौन उड़ता है, उल्लू, तो उल्लू में क्या रहेगी, केवल शलाका है ना, क्या रहेगी, शलाका। शंकु नहीं होती, इसलिए उसे क्या होता है, दिन में नहीं दिखता, केवल कब दिखता है, रात में। ठीक है, इसलिए उल्लू को क्या होता है, दिन में नहीं दिखता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर शलाका ही शलाका होती है, शंकु नहीं होती। ठीक है, तो उसे कलर से मतलब है भी नहीं, है ना। तो और इसमें शलाकाएं एडवांस होती, मतलब ये रात में बहुत अच्छे तरह से देख सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि शंकु क्या करती है, हमें रंगों का ज्ञान कराती हैं। अब रंगों के ज्ञान में क्या रहेगा कि अगर हमें लाल और हरा कलर नहीं दिख रहा, तो मतलब क्या रहेगा कि हमारे अंदर क्या है, जो शंकु कोशिकाएं हैं जो लाल और हरे रंग का ज्ञान कराती हैं, वो नहीं है, या उनकी कमी है। इसलिए क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति को लाल और हरे रंग में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है, मतलब उसे लाल और हरा रंग नहीं दिखता, है ना। वर्णांधता को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। अब इसको आप ध्यान से देखना, मैं इधर समझा रहा हूं आपको, वो तो जो लिखा हुआ है वो तो आप समझ ही जाएंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग, है ना। जो मैं समझा रहा हूं वो समझो आप ना। अब देखिए, फीमेल के लिए XX कैरेक्टर लेते हैं और मेल के लिए XY कैरेक्टर लेते हैं। ठीक है, और जो वर्णांधता है, वर्णांधता को हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस ना, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है ना। तो इन्होंने क्या किया कि एक जीन लिया C, मतलब इसका जीन C लिया, जो हमेशा काय पे होता है, प्रेजेंट X क्रोमोसोम पे। मतलब यदि किसी मेल, मतलब मेल या फीमेल में यदि X क्रोमोसोम पर C जीन अगर प्रेजेंट रहेगा, कौन सा जीन, C जीन यदि प्रेजेंट रहेगा, तो उसे वर्णांधता होगी। समझ में आ गया, मतलब ये जो C जीन है, वर्णांधता का जो C जीन है, ये किस पे रहेगा प्रेजेंट, केवल X क्रोमोसोम पे। और यदि X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा, तो यदि नर में रहेगा तो नर को रहेगी, और मादा को रहेगा तो मादा को वर्णांधता रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप ये डिफरेंस अभी समझ गए तो वर्णांधता में 4 केस हैं, इसके बाद हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया में भी 4 केस हैं, वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, जो चीज यहां पर अभी आप समझ लोगे। देखो, फीमेल में X और X होता है, और मेल में X और Y होता है। ठीक है, अब यदि हम मेल की बात करें तो मेल में केवल एक X है ना। अगर हम मेल की बात करें, नर की बात करें, तो नर में केवल एक X होता है, एक X क्रोमोसोम होता है। अब यदि इस एक X क्रोमोसोम पे अगर C प्रेजेंट रहेगा, है ना, क्या प्रेजेंट रहेगा, C,
तो क्या रहेगा, वो नर, वो आदमी क्या रहेगा, पूर्ण वर्णांध रहेगा। कैसा रहेगा, पूर्ण वर्णांध। मतलब यहां पे केवल क्या हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने के कारण ही नर क्या हो गया, पूर्ण वर्णांध हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, मादा में ये केस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि फीमेल में क्या रहेगा कि दो जो रहेंगे एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, है ना, इनमें दो ही एक्स क्रोमोसोम रहेंगे। अब चेंज कहां रहेगा कि यदि एक एक्स क्रोमोसोम पे, यदि एक एक्स क्रोमोसोम पे सी प्रेजेंट रहेगा तो हम क्या कहेंगे, उसको वाहक, वाहक स्त्री। मैंने यहां पे वर्णांध नहीं लिखा, मैंने यहां पे क्या लिखा है, वाहक स्त्री। मतलब वाहक मतलब क्या रहेगा कि उस फीमेल को वर्णांधता नहीं रहेगी, लेकिन उससे जो अगली पीढ़ी बनेगी, उससे जो अगली संतान बनेगी, उसको वर्णांधता इस फीमेल के कारण हो सकती है। उसका मतलब होता है वाहक। समझ में आया, वाहक स्त्री का मतलब, यदि एक एक्स के ऊपर सी रहेगा, यदि एक एक्स के ऊपर सी रहेगा तो उस स्त्री को, उस फीमेल को वर्णांधता नहीं रहेगी, वो केवल वाहक होगी। वाहक का मतलब क्या रहेगा कि उससे होने वाली अगली पीढ़ी में, उससे होने वाली संतान में वर्णांधता उस फीमेल के कारण उत्पन्न हो सकती है। अगर ये सी जीन अगर दोनों एक्स पे प्रेजेंट रहेगा, दोनों एक्स की बात हो रही है, तब हम उस फीमेल को क्या कहेंगे, वर्णांध स्त्री। तब क्या रहेगी, वो वर्णांध स्त्री रहेगी। मतलब उस स्त्री को भी वर्णांधता होगी और उससे होने वाली अगली पीढ़ी को भी वर्णांधता हो सकती है। समझ में आया, ये आप डिफरेंस समझ लोगे, आगे के केस में आपको दिक्कत आएगी नहीं, है ना। पुरुष में एक एक्स होता है, एक एक्स के ऊपर सी रहेगा, वो पूर्ण वर्णांध हो जाएगा, मतलब उसे भी वर्णांधता रहेगी और उससे होने वाली अगली पीढ़ी को भी वर्णांधता हो सकती है ना। और यदि फीमेल में एक एक्स के ऊपर सी रहेगा, जीन रहेगा, तो वो केवल वाहक स्त्री होगी, उसे वर्णांधता नहीं होगी, वो केवल अगली पीढ़ी को वर्णांधता ट्रांसफर कर सकती है, गिफ्ट में दे सकती है। लेकिन यदि दोनों एक्स पर सी है, तब हम उसे क्या कहेंगे, वर्णांध स्त्री कहेंगे। समझ में आ गया। अब आप इसे समझ लो अच्छे से ना। यह मनुष्य में पाई जाने वाली एक बीमारी है जिसमें रोगी रंगों के बीच विभेद नहीं कर पाता। यह कई प्रकार की होती है, परंतु लाल हरी वर्णांधता सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता होती है। इसमें रोगी को लाल तथा हरा दोनों रंग या लाल ही दिखाई देता है अथवा हरा ही दिखाई देता है। पहली स्थिति हरी वर्णांधता, हरी वर्णांधता को क्या कहते हैं, ड्यूटरोनोपिया। है ना, ये याद रखिएगा, वस्तुनिष्ठ में पूछते हैं। तथा दूसरी स्थिति लाल वर्णांधता मतलब प्रोटानोपिया कहलाती है।
ठीक है ना। फिर रंग वर्णांधता के जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यह भी अप्रभावी होता है तथा सी द्वारा निरूपित किया जाता है ना। किसके द्वारा रहेगा? सी द्वारा निरूपित करेंगे किसको? वर्णांधता के जीन को। अब ध्यान से देखना, जो मैंने समझाया वही लिखा है यहां पे। चूंकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, अतः इनमें वर्णांधता तभी पाई जाती है जब दोनों पर एक एक सी उपस्थित होते हैं। ठीक है। दूसरी ओर पुरुषों में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र पाए जाने के कारण एक्स पर पाया जाने वाला एकल सी जीन वर्णांधता पैदा करता है, मतलब वर्णांधता उत्पन्न करेगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक, ये केवल वर्णांधता का एक अभी छोटा सा टाइप हुआ, इसमें 4 केस हैं, है ना, अलग अलग।